नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये 2018 का नेट का सोशल वर्क का पेपर मैं आप लोगों के बीच में रखूँगा और ये थोड़ा-सा डिफरेंट वे में, चूँकि मैं कोशिश करूँगा कि चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करूँ और जो कि बहुत सारे लोगों ने आपको पेपर भी डिस्क्राइब किया होगा यूट्यूब पे और आपने खुद भी पढ़ा होगा। बट जो बाकी ऑप्शन होते हैं वो हम स्किप कर देते हैं अगर, एक जो सही ऑप्शन है उसको चुन के आगे निकल जाते हैं। तो बाकी और जो चा 3 ऑप्शन है अगर वो दोबारा कहीं घुमा के पूछ लेता है, तो वहाँ पे आपके साथ दिक्कत हो जाती है आंसर करने में। तो कोशिश करूँगा जितना मैक्सिमम हो सकेगा कि चारों ऑप्शन डिस्क्राइब करूँ। अब देखते हैं आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो इस जो टेक्नीक को मैं कंटिन्यू करूँगा और समय की तो मेरे पास भी थोड़ी-सी रहती है, चैलेंजेस मेरे साथ भी हैं बट कोशिश करूँगा आपके लिए। और ये DSSB से रिलेटेड जितने भी वेलफेयर ऑफिसर, प्रोविज़न प्रोटेक्शन ऑफिसर और उसके बाद में केयर टेकर, इन सब की जिसमें सोशल वर्क सोशियोलॉजी माँगा हुआ है, उससे संबंधित जो पेपर होंगे, उसका मैंने थोड़ा बहुत एनालिसिस भी किया है, जो भी पेपर मिला मुझे, तो उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग बने रहिए साथ में और जितने लोग वेलफेयर ऑफिसर या DSSB की ऐसे पोस्ट से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं जिसमें सोशल वर्क पूछा जाता है, सोशियोलॉजी पूछा जाता है, अप्लाइड साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर पूछा जाता है, तो उससे संबंधित 16-18 वीडियो मेरे उस चैनल पे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ फेल्ट नीड्स इज रिलेटेड टू, तो फेल्ट नीड्स किससे रिलेटेड है, यानी आवश्यकता जो अनिवार्यता है उसको महसूस करने से संबंधित किस मेथड से जरूरत है। चूंकि अब आप लोग देख रहे हैं तो ये क्या है, सोशल वर्क का प्राइमरी मेथड है। ठीक है, सोशल केस वर्क, ग्रुप वर्क, एक्शन, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब संबंधित है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से कि कम्युनिटी में कोई चीज प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है या किस चीज की जरूरत है, उसे महसूस करना ही एक तरीके से निदान है। तो फेल्ट नीड्स इज रिलेटेड टू कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। फेल्ट नीड्स इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट इन कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड आर चेंजेस डीम्ड नेसेसरी बाय पीपल टू करेक्ट द डेफिशिएंसी दे परसीव इन देयर कम्युनिटी, यानी कि जो जरूरत महसूस होती है उसको पूरा करने के लिए कम्युनिटी एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में उसको दूर करने का प्रयास करती है। सोशल एक्शन अगर देखें तो सोशल एक एक्शन एक ऐसा मेथड है, आप नाम से ही समझ जाते हैं एक्शन, यानी सडन इंप्रूवमेंट अगर कोई चीज में लाना है ब्रॉड लेवल पे, तो लोगों को मोबिलाइज करने के लिए एक सोशल वर्कर होता है या ग्रुप ऑफ सोशल वर्कर होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, एजेंसी होती है, वो लोगों को अपनी लीडरशिप क्वालिटी से कम्युनिकेट करती है, मोबिलाइज करती है और लेजिटिमेट ढंग से, मतलब कानूनन तौर पे बड़े लेवल पे जो डेफिशिएंसी है सोसाइटी की, कोई रूल रेगुलेशन में कोई कुरीति है, उसको चेंज करने के लिए एक साथ एकजुट होकर खड़ी होती है, तो उस पूरी मेथड को सोशल एक्शन कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में सोशल केस वर्क सबसे इनिशियल मेथड है सोशल वर्क का, जो एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर पर्सन टू पर्सन चेंज करता है किसी भी प्रॉब्लम को, या किसी भी प्रॉब्लम में व्यक्ति को जो आया हुआ है उसके साथ हेल्प के लिए। तो वो काउंसलिंग के थ्रू भी हो सकता है, असेसमेंट और उसका पार्ट है काउंसलिंग का, तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो होता है उसको केस वर्क कहते हैं। ग्रुप वर्क में क्या होता है, एक मेथड ऐसा है जिसमें हम ग्रुप के लोगों के अच्छाइयों और बुराइयों से ही, उसमें जो पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं ग्रुप के, उनको हम ट्रीट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, सोशल वर्क विच डेवलप्स द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज। तो वो ग्रुप ऐसा होगा जो होमोजीनियस होगा, मतलब सेम प्रॉब्लम को लेके आए हुए लोग होंगे। एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर उसमें जज की भूमिका में होगा, मैनेजर की भूमिका में होगा, वो चीजों को बताएगा। आप बियॉन्ड द बॉक्स नहीं जा सकते, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको डिस्कशंस करना है, आप लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। इवेल्युएशन ऑफ सेल्फ बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन और सोशल कंपैरिजन इज नोन एज, तो जो मूल्यांकन होता है सेल्फ बेस्ड और सोशल कंपैरिजन होता है, सोशल कंपैरिजन किसी एक रेफरेंस ग्रुप के साथ होगा, है ना, तो वो क्या किस उसे क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम, अब उसके बाद में बाकी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ सिक्योरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, इसको समझना भी जरूरी है। तो सेल्फ स्टीम क्या है, दिस रिफर्स टू योर ओवरऑल सेंस ऑफ वर्थ एंड वैल्यू, यानी आपकी अपनी कितनी वैल्यू है, कितनी आपकी डिग्निटी है, इसको जो आप खुद से फील करते हो। इट इज नॉट डायरेक्टली अबाउट हाउ यू इवेल्युएट योर सेल्फ, बट स्टिल आप अपनी डिग्निटी कितनी समझते हो, इसको सेल्फ स्टीम बोलते हैं। आपने बोला होगा बहुत बार कि मेरा भी अपना सेल्फ रेस्पेक्ट है, तो दिस इज जस्ट लाइक सेल्फ स्टीम। सेल्फ अवेयरनेस, दिस इज द एबिलिटी टू बी कॉन्शियस ऑफ योर
और योर ओन इमोशन, यानी अपने भावनाओं के बारे में कितना आप चिंतित हो, ये सेल्फ अवेयरनेस है। थॉट्स के बारे में कितना चिंतित हो, अपने व्यवहार के बारे में कितना चिंतित हो। मतलब आप जब कभी-कभी ये कहते हो कि यार मुझे लगता है कि मैं कभी-कभी ज़्यादा भावुक हो जाता हूँ, या कभी-कभी ऐसा कहते हो कि मुझे लगता है कि मैं कभी-कभी बहुत गुस्से में आके लोगों को गलत बोल देता हूँ, लूज़ टॉक कर देता हूँ, या गुस्से में आके मैं थप्पड़ मार देता हूँ, या किसी को ऐसा कुछ कह देता हूँ, अपने कलीग से बोल देता हूँ, तो वो है सेल्फ अवेयरनेस। It involves reflecting on yourself and understanding how you come across the others, across to others, मतलब दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। इसी चीज को बोलते हैं सेल्फ इवेल्युएशन अबाउट सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपने बारे में खुद का मूल्यांकन, अपने व्यवहार, अपने भाव, अपने इमोशंस के बारे में। सो इट डायरेक्टली एड्रेस द कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्युएशन बेस्ड ऑन reflection. And self security means this term is not commonly used in psychology, but it might refer to feeling safe and secure, but it's not related to self evaluation. तो self security बहुत ही अलग अलग ब्रॉडर टर्म में हो सकता है। जो आप लोग LIC कराते हो, ये भी एक सेल्फ सिक्योरिटी में आता है, या फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए जो आप मल्टीपल साधन अपनाते हो, वो भी सेल्फ सिक्योरिटी में हो सकता है, बट ये साइकोलॉजी का टर्म नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, दिस इज द बिहाफ बिलीफ इन योर ओन एबिलिटीज, आपके अपने क्षमताओं पे आपको कितना विश्वास है, इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। व्हाइल इट कैन बी लिंक्ड टू सेल्फ इवैल्यूएशन, इट डजंट इनकम्पास सोशल कंपैरिजन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इन्फ्लुएंस बिटवीन वर्कर एंड क्लाइंट इज कॉल्ड। जो एक म्यूचुअल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जो एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर है और उसके सामने उसका क्लाइंट बैठा है, तो उसको हम रिफ्लेक्सिवनेस बोलते हैं। देखना इसमें दो चीज और आएंगी, रेपो आता है और रिलेशनशिप आता है। तो रिलेशनशिप कभी भी पर्सनल नहीं होता है, रिलेशनशिप हमेशा प्रोफेशनल होता है। जब आप किसी प्रोफेशनल सोशल वर्कर से किसी भी हेल्प के लिए जाते हो, और वो जो रिलेशनशिप होगा वो प्रोफेशनल होगा, उसमें सिंपैथी नहीं होगी, उसमें एम्पैथी होगी, यानी समानुभूति होगी, सहानुभूति नहीं होगी। उसके बाद में रिफ्लेक्सिवनेस मीन्स होता है कि जो बात क्लाइंट कह रहा है उसको प्रोफेशनल सोशल वर्कर कितना सीरियसली ले रहा है, और वो कैसे उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कैसे उसको गेस्चरिंग कर रहा है, क्या उसके आई कांटेक्ट, क्या उसके हैंड मूवमेंट हो रहे हैं प्रॉपर, और वो नोडिंग हो रहा है, कुछ हाँ या ना में जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर फ्लैट होगा, ब्लेंटेड इफेक्ट होगा फ्रॉम द साइड ऑफ सोशल वर्कर, तो कभी भी रैपो नहीं बनेगा। तो रिफ्लेक्सिवनेस इज इनिशियल स्टेज, जब रिफ्लेक्सिवनेस होगा तो रैपो ऑटोमेटिक बन जाएगा। रैपो मतलब एक कह सकते हो कि पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन क्लाइंट, और वो ट्रस्ट वर्दी रिलेशन। ठीक है, तो अब रिलेशनशिप पे देख लेते हैं। रिलेशनशिप दिस रिफर्स टू द कनेक्शन एंड डायनामिक बिटवीन टू पीपल विच इन दिस केस इज द वर्कर एंड क्लाइंट। इट इनकम्पसेस द म्यूचुअल इन्फ्लुएंस यू मेंशन, तो जो अभी हमने बताया वही चीज। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मतलब एक दूसरे की समझ कितना है कॉग्निटिव लेवल पे, उसके बात को आप कितना धैर्यता से सुन रहे हो। दिस रिफर्स टू द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ ग्रेस्पिंग द क्लाइंट सिचुएशन एंड पर्सपेक्टिव, उसके पर्सपेक्टिव को, उसके सिचुएशन को कितना आप सीरियसली समझ रहे हो। इट इज अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग अ रिलेशनशिप बट नॉट द होल पिक्चर। तो ये एक रिलेशनशिप को बिल्ड करने में हेल्प करता है, जब आप क्लाइंट की बातों को जो है अंडरस्टैंड करते हो। एंड रिफ्लेक्सिवनेस आपको बताया ही, दिस रिफर्स टू द एबिलिटी टू बी सेल्फ अवेयर एंड एग्जामिन योर ओन बायसेस और हाउ यू माइट बी इन इम्पैक्टिंग द क्लाइंट। इट्स इंपॉर्टेंट इन वर्कर क्लाइंट रिलेशनशिप बट नॉट द स्पेसिफिक टर्म फॉर म्यूचुअल इन्फ्लुएंस। तो ये रिफ्लेक्सिवनेस बेसिकली यही है कि आप जब समझते हो तो उससे आप रिफ्लेक्शन देते हो सामने वाले को, उससे आपका एक रेपो बेहतर हो जाता है। रेपो आपको बताया, दिस रिफर्स टू फीलिंग ऑफ ट्रस्ट एंड कनेक्शन बिटवीन द वर्कर एंड क्लाइंट। इट्स अ की एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप बट नॉट द ऑल एनकम्पासिंग टर्म फॉर द म्यूचुअल इन्फ्लुएंस प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलप इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पार्ट 3 का के अंदर आता है, जो हमारा SDG है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आया हुआ था रिसेंटली किसी एग्जाम में, मुझे याद नहीं आ रहा है बट ये आया था। ठीक है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 4.3 मिला है, जो SDG का है वो 4.3 है। 4.4 है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इन ग्रॉस नेशनल इनकम 8.5। तो ये बेसिकली ये तीनों इसके डोमेन्स है। तो इसमें पूछा क्या गया है कि कौन सा पार्ट है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पार्ट है। अब करंट में हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 67.7 ईयर पहुंच चुकी है, तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको जानना जरूरी है।
और उसके अलावा अकॉर्डिंग टू द 2023-24 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आया है HDR, वो उसका टाइटल क्या है, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री इमेजिनिंग कॉपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। तो ये टाइटल याद रखो, ये पूछ सकता है। इंडिया का जो रैंक वो 134 है, जो कि पिछली बार से नीचे गया है। स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे है, और रिपोर्ट कौन जारी करता है, UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इतने इंफॉर्मेशन इसमें इंपॉर्टेंट थे जो हमने इसमें मेंशन किए हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। तो 13 अक्टूबर को नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। और यह मनाया जाना मतलब एक अवेयरनेस को लेके होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। सोशल ग्रुप वर्क का मॉडल क्या नहीं है, तो इसमें फंक्शनल मॉडल सोशल ग्रुप वर्क का नहीं है, बाकी गोल मॉडल और रेमिडियल मॉडल, रेसिप्रोकल मॉडल है। तो इसके बारे में समझ लेते हैं क्या होता है सोशल गोल मॉडल, रेमिडियल मॉडल और रेसिप्रोकल मॉडल। फोकसेस ऑन सोशल चेंज एंड एम्पावरिंग ग्रुप फॉर एडवोकेसी, यानी सोशल चेंज लाने के लिए किसी ग्रुप को इकट्ठा होना और एक गोल सेट करके और उस ग्रुप को एम्पावर करना, उनके लिए एडवोकेसी करना, उसी को ही सोशल गोल मॉडल बोलते हैं। सोशल वर्कर एक्ट्स एज एन इनेबलर हेल्पिंग द ग्रुप टेक एक्शन फॉर देमसेल्फ। एग्जांपल एडवोकेसी ग्रुप फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। तो डिसेबिलिटी वाले व्यक्तियों के साथ उनको बताना, कभी भी इतना ध्यान रखना सोशल वर्कर खुद जाके एडवोकेसी नहीं करने लग जाता है, यानी उनके बिहाफ पे खुद नहीं लड़ने लग जाता है। उन्हें वो प्रोवोक करेगा, उन्हें वो समझाएगा उनके अधिकारों के बारे में, यानी यू आर जस्ट इनेबलर, है ना, आपको खुद से नहीं करना है, करवाना है। तो ये ध्यान में रखना है। रेमेडियल मॉडल फोकसेस ऑन हेल्पिंग इंडिविजुअल्स इन द ग्रुप एड्रेस पर्सनल इश्यूज। सोशल वर्कर एक्ट एज अ थेरेपिस्ट प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड स्किल्स डेवलपमेंट। तो जो एक काउंसलर होने के नाते, आप चाहे मेंटल हेल्थ सेटअप में हो या मेडिकल सेटअप में और जनरल काउंसलर के तौर पे हो, तो जो आपका मॉडल होता है वो रेमेडियल मॉडल पे आप काम करते हो। रेसिप्रोकल मॉडल फोकसेस ऑन इंटरेक्शन एंड म्यूचुअल सपोर्ट विद इन द ग्रुप इटसेल्फ। और जो रेसिप्रोकल मॉडल में क्या होता है कि आप इंटरेक्शन और म्यूचुअल सपोर्ट एक ग्रुप के अंदर जो डेवलप करते हो, जिसको हम सोशल ग्रुप वर्क में यूज करते हैं। सोशल वर्कर क्रिएट्स अ स्पेस, सेफ स्पेस फॉर शेयरिंग एंड इमोशनल सपोर्ट। तो वो जो है ना, वो रेसिप्रोकल मॉडल होता है एक ग्रुप के अंदर जब आप करते हो। तो वो ग्रुप थेरेपी जो हम करते हैं वो रेसिप्रोकल मॉडल के ही का एक उदाहरण है। नंबर 7 क्वेश्चन जो है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी। इसमें पर्सनालिटी का डायमेंशन क्या नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये कोड वाइज दिया हुआ है, तो इसका आंसर 3 होगा, यानी 3 मतलब CE। ये इसमें पूछा है कि नहीं होगा, है ना। तो C परसेप्शन और E क्या है, डिस्क्रिशन। बाकी कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन और इमोशनल स्टेबिलिटी, ये चीजें आपकी पर्सनालिटी की डायमेंशन है, बाकी डायमेंशन नहीं है। अब इसमें हम अगर देखें ओपननेस एंड एक्सपीरियंस, जो एक कहते हैं ना कि ये बहुत ही ओपन माइंडेड है, तो वो एक पर्सनालिटी है। और कंसाइटियसनेस, कंसाइटियसनेस मतलब ऑर्गेनाइज, डिपेंडेबल एंड गोल ओरिएंटेड विद स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी। देखते हो जिसको बहुत लोग होते हैं ना कि अपना टाइम टू टाइम सारा काम करते हैं, ठीक है। तो वो जो कॉन्शियस, ओवर कॉन्शियस होता है अपनी चीजों को लेके, ओवर फोकस्ड होता है, वो एक पर्सनालिटी होता है जिसको बोलते हैं कंसाइटियसनेस। और उसके बाद में एक्स्ट्रावर्जन या एक्सट्रोवर्जन। ये एक्स्ट्रावर्जन, एक्सट्रोवर्जन जो बहुत वोकल होता है, लोगों से तुरंत घुल मिल जाता है, बहुत सोशलाइज्ड होता है, वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी बोलते हैं। और इंट्रोवर्ट इसी का उल्टा होता है। इंट्रोवर्ट वो होता है जो अपनी बातें खुद ही सब कुछ घोल के पी जाता है, किसी से कोई शेयर नहीं करता, जल्दी लोगों से घुलता मिलता नहीं है। एग्रीबलेसनेस होता है कोऑपरेटिव, काइंड एंड एम्पैथेटिक, पुटिंग अदर्स नीड्स बिफोर देयर ओन। और ये बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक हो जाता है जरा सी देर में, तो वो ये वाली पर्सनालिटी हो जाती है। और न्यूरोटिसिज्म क्या होता है, प्रोन टू नेगेटिव इमोशंस, एंजाइटी एंड मूड स्विंग्स। जैसे भी कोई नेगेटिव इमोशन आएगा, एंजाइटी होगी या मूड स्विंग्स होगा, तो उसमें वो अपने आप के लिए खतरा ज्यादातर बना सकता है, मतलब बहुत ही अनस्टेबल पर्सनालिटी होती है न्यूरोटिसिज्म। डिस्क्रिशन क्या होता है, द पावर और राइट टू डिसाइड और एक्ट अकॉर्डिंग टू ओन्स ओन जजमेंट, फ्रीडम ऑफ जजमेंट और चॉइस। इट इज एंटायरली विद इन माई डिस्क्रिशन वेदर आई विल गो और स्टे। तो इसमें जो डिसीजन मेकिंग होता है इमोशनली और सोशली बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति में आप देखोगे कि वो बहुत ज्यादा दूसरों पे डिपेंड नहीं रहता है, ठीक है, खुद के डिसीजन बहुत ही स्ट्रांगली लेता है।
तो वो इसमें ऐसी पर्सनालिटी को डिस्क्रिप्शन में रखा गया है। Extraversion and introversion are a central trait dimension in human personality theory. The terms were introduced into psychology by Carl Jung. तो ये चीज आपको याद रखना है, कार्ल यूंग ने एक्सट्रावर्जन एंड इंट्रोवर्जन जो शब्द है इसको दिया था। डेवलपिंग ऑफ फीलिंग्स एटीट्यूड अपोजिट टू द एंजाइटी। तो अपोजिट टू एंजाइटी जो आप फीलिंग डेवलप करते हो उसको बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। आइसोलेशन अवॉइडेंस एंड कन्फेशन तो एक मतलब डिफरेंट थिंग है, बट ये रिएक्शन फॉर्मेशन बोलते हैं जब आपको कोई चिंता हो रही है, या सपोज करो आपके आप एग्जाम में फेल हो गए, या एग्जाम देने से पहले जो आप रिएक्ट करते हो, या जो आप एक पूरा एटीट्यूड लेके आते हो बिफोर, बॉडी लैंग्वेज आपका चेंज हो जाता है, आपके वॉइस में चेंज हो जाते हैं, तो वो रिएक्शन फॉर्मेशन कहलाता है। If conflict between two groups is resolved in such a way that aspiration of both the groups are met, this situation is called, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं बिन बिन सिचुएशन। द अल्टरनेटिव फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग मोड इज, तो अल्टरनेटिव फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो अब इसी को इधर उधर ट्रांसफर करते जाओगे, मोड को, क्या मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब इसको 2 मीन को इधर ले आओगे तो 3 मीडियन बराबर क्या हो जाएगा, मोड प्लस 2 मीन, और सिर्फ मीडियन बराबर क्या होगा, तो अपॉन में 2 चला जाएगा, तो अपॉन में 3 आ जाएगा, मोड माइनस 2 मीन अपॉन 3। तो ये फॉर्मूले को इधर उधर करने का, शिफ्ट करने का अलग अलग हो जाता है। अब इसको समझना आवश्यक है, जब तीनों बराबर हो जाते हैं यानी मीन मीडियन मोड, तो ये वाला ग्राफ बनता है। ये याद रखो, आप लोग पूछा जाता है बहुत बार, ये कब होगा, मीन मीडियन मोड जब इक्वल होंगे तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी एक्स और वाई पे सेम डायरेक्शन पे बनेगा। और जब यहाँ पे देखो पॉजिटिवली स्क्यूड, यानी जब मीन मीडियन और मोड में इस तरीके का रिलेशन आएगा, यानी मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मोड इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मीन, तो ये फॉर्मूला बनेगा। यानी जब मोड सबसे बड़ा होगा, सॉरी मीन सबसे बड़ा होगा तो ये वाला होगा, और जब मीन सबसे छोटा होगा तो ये वाला बनेगा नेगेटिवली स्क्यूड। तो इस ग्राफ को समझ के आप आगे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ड्रीम मैकेनिज्म, तो ड्रीम मैकेनिज्म का टाइप कौन है, सिंबलाइजेशन। आप ड्रीम में क्या करते हो, सिंबलाइज करते हो चीजों को जो देखते हो। तो सब्लिमेशन, सिंबलाइजेशन, रेशनलाइजेशन और रिप्रेशन क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। सब्लिमेशन क्या है, वेयर अनएक्सेप्टेबल अर्जेस आर चैलेंज्ड इनटू सोशली एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज, दिस इज नॉट स्पेशली अ ड्रीम मैकेनिज्म। ये क्या है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है सब्लिमेशन। रेशनलाइजेशन भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है, और रिप्रेशन भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। रेशनलाइजेशन क्या होता है, जब आप लॉजिक देते हो किसी भी झूठ को छिपाने के लिए और दूसरा लॉजिक देते हो, उसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं। रिपरेशन क्या होता है, वेयर वी अनकॉन्शियसली पुश डाउन डिस्टर्बिंग थॉट्स और मेमोरीज, अपने जो बुरे बीते हुए पल हैं उसको भुलाने के लिए इग्नोर करते हो, तो उसको रिपरेशन बोलते हैं। लेटर ऑन वो और बड़ा आउटबस्ट लेके आता है, इसीलिए रिप्रेस नहीं किया जाना चाहिए हर चीज को। अब पॉजिटिव कोरिलेशन इज प्रेजेंट व्हेन, पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे वेरिएबल पे पड़ रहा है कि वो भी बढ़ रहा है, एक वेरिएबल घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। तो पॉजिटिव वे में जाए या नेगेटिव वे में जाए, अगर एक घट रहा है दूसरा भी घट रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, तो उसको पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। इसमें देखो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन में ऐसा ग्राफ बनता है, यानी ये एक बढ़ा तो यहाँ से भी एक बढ़ा, फिर ये दो बढ़ा तो यहाँ से भी दो बढ़ा, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। वीक पॉजिटिव कोरिलेशन में ये वाला ग्राफ बन के आएगा, और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन में ये बनेगा। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ऐसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ऐसा बनेगा। वीक नेगेटिव कोरिलेशन ये आप देख के अपने जो रिसर्च के स्किल है उसको आप बढ़ा सकते हो, आगे इसी फील्ड में आने की आवश्यकता होगी अगर आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन में। what rights are human rights, human rights क्या है, on the behalf of birth what you getting, that is human right। जो मेरा अपना बनाया हुआ थोड़ा सा है कि जो बाई बर्थ आपको मिलता है, खुली हवा में सांस लेने का, खाना खाने का, जीने का, वही ह्यूमन राइट है। तो इसमें आंसर 3 में देख लो, राइट प्रोवाइडेड टू ऑल ह्यूमन बीइंग बाय नेचर, यानी नेचर के द्वारा जो भी राइट्स मिले हैं वही ह्यूमन राइट है। ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट दिया था 1948 में। तो ये दो इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कब आया, 1948 में यूनिवर्सल यानी यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने दिया, और 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बाकी इसके डोमेन है, देख सकते हो, प्रॉस्पेरिटी, डिग्निटी, रूल ऑफ लॉ, जस्टिस, पीस, होप, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सारे इसके, और ट्रस्ट, इसके जो है बेसिक डोमेन है। शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू, तो 5वां अनुसूची
और 6वां अनुसूची किसके लिए है? तो ये तो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ट्राइबल के लिए है, बट हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में देख लें। डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स और प्रोवाइड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। तो 5वां 6वां किसके लिए है? ट्राइब्स के लिए है। बट पहला शेड्यूल क्या है? लिस्ट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, यानी इसमें जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका लिस्ट होगा। शेड्यूल 2 में स्पेसिफाइज द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर एंड अदर ऑफिशियल्स, जो बड़े अधिकारी हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, गवर्नर हैं, इनके सैलरीज इसमें डिस्क्राइब है। शेड्यूल 3 में कंटेंस ओथ, इसमें शपथ लेने की जो प्रक्रिया है प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, जज की, इनकी है। शेड्यूल 4 में एलोकेट सीट इन राज्यसभा, राज्यसभा में कितना होगा? राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, टू डिफरेंट सीट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। शेड्यूल 5 में है डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब, जो कि अभी इसमें हमने पूछा ही था, क्वेश्चन ही पूछा था, तो 5वां 6वां ये हो गया। शेड्यूल 7 में क्या? लिस्ट 3 कैटेगरीज ऑफ पावर। अब पावर 3 कैटेगरी में, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट मतलब संघ के जो क्षेत्र पावर में आएगा, और स्टेट लिस्ट मतलब प्रदेश के पावर में जो आएगा, और कंकरेंट मतलब जिसमें संघ और प्रदेश दोनों मिलके कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो ये संघ राज्य संबंध से भी संबंधित अगर रहेगा तो शेड्यूल 7 में ही आएगा। शेड्यूल 8 क्या है? लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी जितने भी भाषा है वो शेड्यूल 8 में है। शेड्यूल 9, ये शेड्यूल 9 सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, पंचायती राज सिस्टम यहीं से आया। एक्ट्स एंड रेगुलेशन दैट कैन बी चैलेंज इन कोर्ट और ग्राउंड, सॉरी आई थिंक ये नहीं है, एक्ट्स एंड रेगुलेशन दैट कैन नॉट बी चैलेंज इन आवर ग्राउंड्स ऑफ इनकंसिस्टेंस विद फंडामेंटल राइट्स एडेड थ्रू अमेंडमेंट। तो ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ, यानी पहले 8 ही बेसिकली अनुसूची थी, उसके बाद में बढ़ाया गया। एंड 10th है डील्स विद एंटी डिफेक्शन प्रोविजन फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर, ये भी अमेंडमेंट में आया, ये नीचे के सारे अमेंडमेंट आए, अमेंडमेंट के बाद आया। शेड्यूल 11 प्रोविजन ऑफ पंचायत, तो जो त्रिस्तरीय पंचायत आया वो शेड्यूल 11 के तहत आया। विलेज लेवल इलेक्टेड बॉडीज एडेड थ्रू अमेंडमेंट। और शेड्यूल 12 प्रोविजन फॉर नागालैंड, तो ये शेड्यूल 11 भी प्रोविजन के बाद आया है, अमेंडमेंट के बाद आया है, नागालैंड के लिए प्रोविजन है इसमें। ठीक है, तो ये बेसिकली 12 शेड्यूल हो गए। अगर थोड़ा सा ओवरव्यू देखना चाहते हैं आर्टिकल और इंपॉर्टेंस का, तो 1 से 4 के लिए क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी संघ राज्य, और 5 से 11 आपकी नागरिकता है, सिटीजनशिप। 13 से 35 क्या है? फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। 36 से 51 क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी नीति निर्देशक तत्व। 51 ये में फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य क्या है आपके। 52 से 62 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 75 से 78 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 76 अटॉर्नी ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, 76 याद रखना। 167 ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर। 280 फाइनेंस कमीशन। 324 इलेक्शन कमीशन, इस टाइम 324 का खूब प्रयोग किया जा रहा है। 343 हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। 343 याद रखना, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। नेशनल इमरजेंसी 352। 356 इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन जो लगता है, 356, और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी पे। तो 352 नेशनल इमरजेंसी है, 56 राष्ट्रपति शासन है जब स्टेट रूल अपना नहीं कर पाता है ठीक से फंक्शन, और 360 फाइनेंस के आधार पे इमरजेंसी लगाई जाती है। द प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इज अ प्रिंसिपल ऑफ, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव किसका होता है? सोशल ग्रुप वर्क का। अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो एक होमोजीनियस होगा ग्रुप, उसकी सेम प्रॉब्लम सभी की होगी, तो उसी जो प्रॉब्लम के लोग जो होते हैं उसी को होमोजीनियस बोलते हैं, यानी एक रूपता हो जिसमें समस्याओं का। तो वहां पे एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, एक गोल होता है कि हम इस चीज के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा सोशल ग्रुप वर्क। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडल इन अर्बन स्ट्रक्चर, तो अर्बन स्ट्रक्चर का कौन सा मॉडल नहीं है? ये हो जाएगा सोशल इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव मॉडल। सेक्टर मॉडल, कंसेंट्रिक जोन मॉडल और मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल, ये होता है अर्बन क्षेत्र में जो क्योंकि अर्बन क्षेत्र क्या है ना कि बहुत ही बिखरा हुआ होता है, बहुत बड़ा होता है, तो वहाँ इन सोशल इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव मॉडल नहीं पॉसिबल हो पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू सोशल प्रॉब्लम, तो सोशल प्रॉब्लम के पर्सपेक्टिव में कौन सा इनकरेक्ट है? सोशल प्रॉब्लम डू नॉट अफेक्ट ऑल इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी, कौन कहता है कि नहीं होता है? सारे सोसाइटी को अफेक्ट करता है, कोई भी सामाजिक समस्या अगर होती है तो। सामाजिक समस्या में ही आता है ना नशा, तो नशा अगर करता है तो उससे आस पड़ोस के लोग भी प्रभावित होते हैं, उसके परिवार वाले प्रभावित होते हैं। ऑल सोशल प्रॉब्लम्स आर डेविएशंस फ्रॉम द
आइडियल सिचुएशन यानी जो आदर्श आदर्श रूल है, आदर्श जो समाज है उसको डिफेक्ट करता है ना, जो सोशल प्रॉब्लम होता है। सोशल प्रॉब्लम्स आर काज्ड बाय मेनी फैक्टर्स व्हिच आर सोशल इन ओरिजिन, यानी जो सोशियोजेनेसिस होता है, समाज से ही उद्भव हुआ हो, ऐसे प्रॉब्लम को सोशल प्रॉब्लम बोलते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स अफेक्ट डिफरेंट इंडिविजुअल्स डिफरेंटली, यानी अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग लेवल पे अफेक्ट करता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना वाज लॉन्च इन कमेमोरेशन ऑफ द, किसके याद में सांसद आदर्श ग्राम योजना लाया गया? तो ये श्री जयप्रकाश नारायण जी के याद में लाया गया। श्री दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ। जयप्रकाश नारायण जी का 11 अक्टूबर 1902, अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर 1924। महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी बर्थ एनिवर्सरी सबको पता है 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यानी नॉन वायलेंस के रूप में भी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी मनाया जाता है। तो ये आपको बहुत याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। और दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म के भी ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो 25 दिसंबर 1924 याद रखना। जयप्रकाश नारायण जी का तो क्वेश्चन आप देख ही रहे हो सामने। हु प्रोपॉइंट दैट चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस द एडल्ट बिहेवियर, ये सबको पता है कि जो साइकोएनालिटिकल थियरी है, साइकोएनालिटिकल थियरी यही कहती है कि जो आपने बचपन में कोई जो है समस्या आपके साथ हुई है, कोई बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ है आपके साथ, तो उसके जो प्रॉब्लम है वो लेटर ऑन आपके एडल्टहुड में रिफ्लेक्ट करती है। तो वही चीज यहाँ पूछा गया था। अब इसमें बाकी क्या है, पर्सन सेंटर्ड थ्योरी क्या है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी क्या है, साइकोएनालिटिकल थ्योरी है, एक्सिस्टेंशियल थ्योरी क्या है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पर्सन सेंटर्ड थ्योरी या क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, ये कार्ल रोजर्स ने दिया है। फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल, prioritize personal perceptions and feelings, self-actualization, emphasize the human potential to grow the achieve fulfillment, therapeutic environment। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा फोकस क्लाइंट के ऊपर रहता है। ऐसे थियरी में हम उसके इमोशंस को, उसके जो इमोशंस के साथ साथ उसकी जो प्रॉब्लम है उससे अलाइड जो एनवायरनमेंट है उस पर डायरेक्ट फोकस रखते हैं, और उसी को फोकस करते हुए उसको ट्रीट करने का प्रयास करते हैं। उसको पर्सन सेंटर्ड थ्योरी बोलते हैं, जो कि कार्ल रोजर्स ने दिया था। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन थ्योरी, जो कि बीएफ स्किनर ने दिया था, इनको बिहेवियरिस्ट बोलते हैं। और इन्होंने क्या दिया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग बिहेवियर इज शेप्ड बाय रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, यानी जो आपने गलत व्यवहार किया है उसको दोबारा सुधारा जा सकता है गलत व्यवहार को, किससे, रीइंफोर्समेंट से या पनिशमेंट से। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इनकरेज बिहेवियर बाय ऑफरिंग रिवार्ड, रिवार्ड देके आपकी जो पॉजिटिव बिहेवियर उसको बढ़ाया जा सकता है, जैसे आपको टॉफी देके, चॉकलेट देके, बच्चों के लिए है बेसिकली। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आपको पनिशमेंट दिया जाता है, या जो आपका जो पसंदीदा सामान है उसको हटा लिया जाता है। पनिशमेंट एंड एक्सटिंक्शन डिस्करेज अनडिजायरेबल बिहेवियर, जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है, माल अडेप्टिव बिहेवियर है, उसको रिप्लेस करने के लिए। साइकोएनालिटिकल थ्योरी सिगमंड फ्राइड ने दी है। अनकॉन्शियस माइंड सजेस्ट दैट मच ऑफ आवर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अनकॉन्शियस। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस आपको पता ही है, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनाइटल, तो वो चाइल्डहुड स्टेजेस हैं। डिफेंस मैकेनिज्म प्रोपोजेस दैट ईगो प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ थ्रू वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म लाइक रिप्रेशन, डिनायल एंड प्रोजेक्शन। तो अभी आपसे पहले थोड़ी देर पहले सब्लिमेशन वगैरह हम कर रहे थे डिस्कस, वही है डिफेंस मैकेनिज्म। यानी आप अपनी चीजों को छुपाने के लिए, आप अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए तरह तरह के लॉजिक देते हो। आप अपनी एग्जाम में फेल हो गए, एग्जाम में फेल होने का कारण क्या बता रहे हो कि अरे मैं अगर नाना के घर नहीं गया होता, अपने मामा के घर नहीं गया होता, उससे लड़ाई नहीं हुई होती, तो हम फेल नहीं होते। तो ये प्रोजेक्शन है, यानी अपनी गलती दूसरे पे थोप रहे हो। ड्रीम एनालिसिस एंड फ्री एसोसिएशन टेक्निक्स यूज्ड टू एक्सप्लोर द अनकॉन्शियस माइंड। तो ये साइकोएनालिटिकल थ्योरी के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, और ये सिगमंड फ्राइड ने दिया है। एक्जिस्टेंशियल थ्योरी, मतलब ये समझ लो सिगमंड फ्राइड के बगैर साइकोलॉजी को हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपका कमांड होना चाहिए, चाहे आप सोशल वर्कर हो या साइकोलॉजिस्ट हो। एक्जिस्टेंशियल थ्योरी, ये जीन पॉल सार्ट्रे ने दिया है। Existential anxiety focuses on the anxiety that arises from human freedom and responsibility. Search for meaning emphasize that individuals must create their own meaning in life, personal choice of freedom, phenomenological approach। तो existential theory के बारे में बेसिकली जो आपकी एंजाइटी ऑलरेडी है उसको आपके जो कह सकते हो जीवन की जो अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, और उन एक्सपीरियंसेस की वजह से जो एंजाइटी डेवलप हुई है उसमें, और करंट सिचुएशन में क्या हो सकता है ऐसा आपका स्ट्रेंथ जिससे उसको कम किया जा सकता है। तो एग्जिस्टेंशियल थ्योरी का मतलब यह है कि जो आपके साथ है उसी से आपको ट्रीट किया जाएगा, अदर कुछ उसमें इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो ये दिया है जीन पॉल सार्ट्रे ने।
उसके साथ में अगर ये आता है जीन पॉल विक्टर फ्रैंकल, तो आप लगा सकते हो, 2 लोगों का है ये इसमें कंट्रीब्यूशन। व्हाट शैल बी प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट द मेंबर अपॉइंटेड इन द एडवाइजरी कमेटी फॉर्म्ड अंडर द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। तो सबसे पहले तो ये याद कर लो, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट कब आया? 1976 में, यानी जो पे पैरिटी है उसको खत्म करने के लिए, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन, महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी भी जेंडर के आधार पे या किसी अन्य आधार पे वेतन में ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। तो ये every advisory committee shall consist of not less than 10% to be nominated by the appropriate government, which one half shall be women। तो one half यानी 50% होना चाहिए। अंडर जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 द स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड एड। तो किस पे होना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए, स्टेट लेवल पे होना चाहिए और तहसील लेवल पे होना चाहिए, है ना। तो आई थिंक ए भी होना चाहिए। तो यही होगा, ए बी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे, नॉट नेशनल लेवल, तहसील लेवल। तो जो स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी होती है वो बेसिकली बच्चों, ऐसे बच्चे जो कोई गैर कानूनी काम करते हैं, या कोई ऐसा बच्चा है जिसको नीड है उस प्रोटेक्शन की, केयर की, तो ऐसे बच्चे को उस सोसाइटी के सामने लाया जाता है। वो सोसाइटी फिर आगे के लिए फर्दर चाइल्ड प्रोटेक्शन जो यूनिट होता है, आप लोग देख रहे हैं ना, प्रोटेक्शन ऑफिसर का जो पोस्ट आया वो इसी काम के लिए होता है। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर के कांटेक्ट में आता है, फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर कंसर्न पुलिस स्टेशन, कंसर्न जो सोसाइटी है उनसे हेल्प लेके आगे उसको फर्दर करेक्शनल होम में या नीड एंड केयर प्रोटेक्शन जो शेल्टर होता है वहां पे रखता है। तो द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, जिसको जेजे एक्ट से नाम से जाना जाता है, डील्स विद चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, किसी को केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है उन्हें, एंड एज वेल एज चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, और जिन्होंने कोई कानून तोड़ा है, कोई गैर कानूनी काम किया है, मर्डर किया है, रेप किया है, तो ऐसे कंडीशन में उन बच्चों को भी रखा जाता है ऐसे करेक्शनल होम में। पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड फॉर द केयर, प्रोटेक्शन, ट्रीटमेंट, डेवलपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, टू प्रोवाइड फॉर द adjudication of matters relating to children in conflict with the law and children in need of care and protection by board constituted for the purpose। की पॉइंट्स क्या है? एज इसका, इसमें एज का दिया गया है कि चाइल्ड कौन होगा? जो 18 से कम होगा उसको चाइल्ड इन्होंने बताया है, बट जो 16 से 18 के बीच होगा, अगर वो हीनियस क्राइम करता है तो उसके साथ जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो एडल्ट की तरीके से होंगी। कैटेगराइज ऑफ चिल्ड्रन, रिकॉग्नाइज 3 कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, एक ऐसे बच्चे जिनको केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है। एक ऐसा बच्चा जिसने कोई कानून तोड़ा है, चिल्ड्रन हु कमिट्स ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पेनल कोड, जो आईपीसी है, अब ये भारतीय न्याय संहिता हो गई, एंड जुवेनाइल इन नीड ऑफ रिहेबिलिटेशन, और ऐसा बच्चा जिसको रिहेबिलिटेशन की जरूरत है। जैसे कौन? चिल्ड्रन हु रिक्वायर स्पेशल केयर एंड सपोर्ट ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट इन ड्रग अब्यूज, बेगिंग और अदर सोशल इश्यूज। बहुत सारे बच्चों को देखा होगा आपने, दिल्ली में अक्सर आपको बड़े बड़े जो पॉश एरिया में है भीख मांगते हुए दिखेंगे, बट उनका काम सिर्फ भीख मांगना नहीं होता है, वो गांजा, भांग, अफीम, भुक्का, चिट्टिया, ये सब का सप्लाई भी करते हैं। बहुत सारे, मतलब सब नहीं लेकिन बहुत सारे। तो ऐसे बच्चों को जब पुलिस पकड़ती है या प्रोटेक्शन ऑफिसर पकड़ता है तो उन्हें करेक्शनल होम में डालते हैं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड स्टेबलाइज जेजे बोर्ड एट डिस्ट्रिक्ट, सिटी एंड सब डिविजनल लेवल्स टू हैंडल केसेस रिलेटेड टू चिल्ड्रन ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। जो इसके बार बार ऐसे कोई बच्चे काम करते हैं या बच्चों से जो करवाता है उनको पकड़ के जो उनपे लीगल हो सकता है वो पेनाल्टी और जुर्माना लगता है। रिहेबिलिटेशन फोकसेस, रिहेबिलिटेशन भी फोकस होता है, और स्पेशल होम होते हैं, जिसे आपको बताया कि कुछ करेक्शनल होम होंगे, कुछ शेल्टर होंगे, प्रोवाइड्स फॉर द सेटिंग अप वेरियस स्पेशल होम फॉर चिल्ड्रन सच एज ऑब्जर्वेशन होम, शेल्टर होम, स्पेशल होम एंड चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन होम। पॉइंट आउट द मॉडल्स इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो मॉडल क्या है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के? अब इसमें आप देख सकते हो ये 3 मॉडल दिया है जो जॉक रैथमैन का है। लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल, सोशल प्लानिंग मॉडल, सोशल एक्शन मॉडल। और मॉडल क्या होता है? इट इज अ मीडियम थ्रू विच अ पर्सन लुक्स द complex realities. Models serve as a reference for the work and describe strategies for accomplishing a vision। तो आप लोगों ने इसमें देख ही लिया क्या होगा, कम्युनिटी बिल्डिंग नहीं होगा, बाकी ये तीनों होगा, सोशल एक्शन, सोशल प्लानिंग एंड लोकेलिटी डेवलपमेंट। तो ये एबीसी हो गया आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट द सेलिएंट फीचर ऑफ करंट इंडियन पॉपुलेशन। करंट इंडियन पॉपुलेशन का फीचर क्या नहीं है? तो इसमें इन्होंने 4 दिया, डी एंड ई। डी एंड ई मतलब सेक्स रेशियो कंपोजिशन फेवरेबल टू फीमेल एंड बॉटम वीक एज स्ट्रक्चर। देखो ये क्वेश्चन अभी करंट में गलत साबित हो जाएगा, है ना। सेक्स रेशियो कंपोजिशन फेवरेबल टू फीमेल हो चुका है, क्यों?
अभी आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, अभी कल ही मैंने बताया था शायद परसों जब वीडियो में, पिछले वीडियो में, तो सेक्स रेशियो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो नया आया है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज कर गया है। इंक्रीज मतलब 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की जो संख्या है वो बढ़ गई है, अब बढ़ गई है, नंबर आप लोग बताना कितना है, ठीक है। तो ये वाला सिर्फ हो जाएगा, बॉटम बी केस स्ट्रक्चर, बाकी चीजें तो है। And Mary Richmond in her book, The Social Diagnosis, described the three basic categories in the theory of social work practice. Choose those three from the quote given. तो इन्होंने क्या दिया है, डायग्नोसिस दिया है, ट्रीटमेंट दिया है, सोशल जस्टिस दिया है, इन्वेस्टिगेशन एंड फैक्ट फाइंडिंग क्या दिया है। तो इन चारों में इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी। सोशल जस्टिस तो इनका रोल है ही है, बट सोशल केस वर्क, सोशल डायग्नोसिस में जो इन्होंने दिया है वो इन्वेस्टिगेटिंग, जब इन्वेस्टिगेट करोगे तभी आपको फैक्ट मिलेगा, तभी आप डायग्नोसिस बना पाओगे, तभी आप ट्रीटमेंट कर पाओगे। सोशल जस्टिस डिफरेंट थिंग है, ओवरऑल अम्ब्रेला टर्म है। द 5 स्टेजेस नॉर्मिंग एटसेट्रा ग्रुप डेवलपमेंट वाज प्रोपोनेंट बाय, तो टकमैन का है, ये सभी को पता होना चाहिए। टकमैन के जो 5 स्टेजेस हैं, तो 25 क्वेश्चन को हमने इसमें कवर किया है, बाकी 25-25 करके ही 4 वीडियोस में करेंगे, क्योंकि काफ़ी एक्सप्लेन करने में लंबा चला जाता है वीडियो। तो अगर किसी को कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमको लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगा। बाकी क्योंकि एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक होगा, उस पे ज्वाइन करके आप हमसे पर्सनल टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, नहीं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, बिना रुके, बिना डिगे, आप मेहनत करते रहिए। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए, फिर आपका जो रिसर्च डोमेन है उस पे पकड़ बनाइए, आपका नेट जीआरएफ सब होगा, या जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं DSSB में वो भी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को सब देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।